डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर और इस वीडियो में मैं आपको डू डस और डिड के अध्ययन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप डू डस और डिड को फुल वर्ब के रूप में अध्ययन करेंगे। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डू डस और डिड एक फुल वर्ब के रूप में। मैंने पीछे के वीडियो में आपको यह दिखाया कि डू डस और डिड एक ऐसे शब्द होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और फुल वर्ब दोनों के जैसे कार्य करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका अलग सेंस होता है और फुल वर्ब के रूप में इसका अलग अध्ययन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डू से संबंधित दो उदाहरण को दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है आई डू नॉट गो और आई डू माई वर्क। तो इस वाक्य में भी डू आया है और इस वाक्य में भी डू आया है, परंतु दोनों में यह अंतर है कि इस वाक्य में डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, परंतु इस वाक्य में डू फुल वर्ब के रूप में है। तो फिर कैसे समझेंगे कि कौन सा डू हेल्पिंग हुआ और कौन सा डू फुल वर्ब हुआ? तो इसके लिए आपको यहाँ लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंग्लिश में यदि एक वर्ब आता है तो वह फुल वर्ब होता है, और यदि दो वर्ब आते हैं तो उनमें पहला हेल्पिंग वर्ब तथा दूसरा फुल वर्ब होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आई डू नॉट गो। तो इसमें दो वर्ब आए हैं, डू और गो। तो जब दो वर्ब आ रहे हों तो ये पहले नंबर का वर्ब हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो इस तरह से डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और इस वाक्य में देखेंगे आई डू माई वर्क। तो यहाँ वर्क का अर्थ कार्य से है, नाउन से। तो आई डू माई वर्क में एक ही वर्ब आया है डू, और जब एक वर्ब रहता है तो वह फुल वर्ब के रूप में कार्य करता है। तो हमने यह जान लिया कि यहाँ डू हेल्पिंग है और यहाँ ये फुल वर्ब के रूप में है। तो फिर वो तो ठीक है, हेल्पिंग फुल वर्ब हुआ, लेकिन इस दोनों का अब अर्थ क्या लगेगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डू आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, मैं डू हेल्पिंग वर्ब है, और इस सेंस में टेंस के अंदर यह अर्थहीन हो जाता है। अर्थहीन तो हो जाता है, परंतु यह डू अपने फॉर्म का अर्थ जो है वो फुल वर्ब को प्रदान कर देता है। तो चूँकि डू का जन्म V1 से हुआ है, इसलिए गो को यह V1 की क्षमता को प्रदान करेगा। यह एक अलग की बात है कि यहाँ पर गो पहले से ही V1 में है। तो गो मीन्स अब हो जाएगा जाता हूँ। V1 के अर्थ में गो बराबर जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हैं, जाते हो। तो इस तरह से आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, जिसमें आपने देखा डू अर्थ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और ये अर्थहीन हो गया, और अर्थहीन तो हो गया लेकिन यह अपना अर्थ गो को प्रदान कर देता है। अब यहाँ देखेंगे
आई डू माई वर्क, इसमें डू फुल वर्ब के रूप में है, और जब डू फुल वर्ब के रूप में रहे तो इसका अर्थ हुआ करना। तो आई डू मैं करता हूँ, माई वर्क अपना कार्य। तो निष्कर्ष यह निकला कि डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में अर्थहीन हुआ और डू फुल वर्ब के रूप में अर्थपूर्ण हो गया, जिसका अर्थ हुआ करना। तो कुछ पहले इस तरह से हम देख लेते हैं कि डू जब किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात डू डज डीड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में ये अर्थहीन ही हो जाएंगे, इसके साथ कई बातें हो जाती हैं। मैं इसे दिखा रहा हूँ कि ये जो डू है, डज डीड, ये किसी वाक्य में अर्थहीन भी हो जाते हैं और किसी वाक्य में अर्थपूर्ण भी हो जाते हैं। और अर्थपूर्ण में यह प्रतीकात्मक अर्थ देता है। और फिर डू और डीज, डस और डीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में जोरदार कथन बनाने के कार्य में भी आता है, फिर किसी चीज़ का संकेत देने के कार्य में भी, और कभी कभी यह फुल वर्ब का प्रतिनिधित्व भी करता है, और कहीं यह अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करने में के काम में आता है टेंस के अंदर। और नंबर 7 पे संक्षिप्त उत्तर देने में, फिर 8 में इम्परेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में, और अर्थहीन होकर फुल वर्ब को अपना अर्थ देने में, अपने फॉर्म का अर्थ, और कहीं इसका अर्थ प्रतीकात्मक रूप में तो, ही तो, अवश्य और ज़रूर के अर्थ में आ जाता है। और साथ ही यह जब हेल्पिंग वर्ब के कार्य करते हैं तो इसके 5 फॉर्म्स V1 2 3 4 5 वगैरह नहीं बनते हैं। तो डू, डज और डीड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं तो आपने देखा कि ये कई अर्थों में, कई सेंसों में, कई तरह से इसके प्रयोग हो जाते हैं। यहाँ तो 10 प्रयोग ही दिखाया गया है, इसके आगे भी होते हैं। अब आप डू को फुल वर्ब के रूप में देखिए। आपने देखा कि आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। तो जब डू, डज और डीड जब फुल वर्ब का कार्य करता है तो सिर्फ इसका मात्र एक ही फंक्शन होता है कि डू बराबर करना, डज बराबर करता है, डीड बराबर किया था, करता था। मात्र एक ही अर्थ में फुल वर्ब का कार्य करता है, सिर्फ एक ही कार्य के लिए इस सेंस में प्रयोग हुआ है। और इस डू का जब यह फुल वर्ब का कार्य करेगा तो इसका 5 फॉर्म हो जाएगा। आपने देखा कि इस डू का 5 फॉर्म नहीं होगा, लेकिन इस डू का के 5 फॉर्म्स हो जाएंगे। और ये 5 फॉर्म्स हैं V1 2 3 4 5, डू, डीड, डन, तीसरा फॉर्म हुआ, चौथा डूइंग, डज, अर्थात डू मीन्स करना। और तो डू का अर्थ लगा करता हूँ, करती हूँ, करते हैं। और फिर डीड का अर्थ हुआ किया था, करता था, ईडी फॉर्म हुआ। फिर वर्ब 3 के रूप में डन हुआ, जैसे कर चुका, इसे ईएन फॉर्म के नाम से जानेंगे। और V4 जैसे ING फॉर्म, जैसे डूइंग, जैसे कर रहा। और डज बराबर करता है, करती है, और ये एस या ES फॉर्म। तो फुल वर्ब के रूप में इस सेंस को यह प्राप्त करता है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब डू, डज, डीड कार्य करते हों तो इस सेंस को यह
इस प्रयोग को, यह कार्य को प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वाक्य में यदि आप डू डज डीड देखें तो उसमें एक क्षण रुकें और रुककर सबसे पहले यह देखें कि वाक्य में आया डू डज डीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है या फिर फुल वर्ब के रूप में है। यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो फिर उसका प्रयोग इस हिसाब से होगा, और यदि फुल वर्ब के रूप में है तो उसका अर्थ आप इस सेंस से, इस हिसाब से प्राप्त करें। तो कुल कहने का ये मतलब है, इसका एक और भी निष्कर्ष निकलता है कि डू जब फुल वर्ब के कार्य करते हैं तो सिर्फ एक ही अर्थ दे रहा है, करना, और उसके 5 फॉर्म हो जाते हैं। परंतु डू जब हेल्पिंग वर्ब के कार्य करते हैं तो वो उसके कई अर्थ, सेंस, समझ, प्रयोग हो जाते हैं। तो कुल मेरे कहने का निष्कर्ष यह है कि स्पेशल नोट्स में आप देखें, स्पेशल नोट लिखा हुआ है कि डू डज डीड ये फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों वर्ब के कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपने जान लिया कि हेल्पिंग वर्ब के जैसे और फुल वर्ब के जैसे कार्य करते हैं, परंतु फुल वर्ब से बड़ा इसके हेल्पिंग वर्ब का कार्य होता है। किसी भी वाक्य में यदि आप डू डज डीड देखें तो कहीं भी डू बराबर करना, करता है, करता था का अर्थ नहीं लगाए, क्योंकि सभी वाक्यों में अगर हम डू बराबर करना, करता हूँ ये अर्थ लगाते जाएंगे तो फिर सेंटेंस का अर्थ ज्ञात नहीं हो सकता है। तो अर्थ लगाने से पहले उसके शर्तों को देखें कि हेल्पिंग वर्ब है या फिर फुल वर्ब है, किस सेंस में है, और वो जो जिस सेंस में है उसी सेंस को वो फॉलो करेगा और उसी के जैसा वह अर्थ प्रदान करेगा। अब मैं इसके आगे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है फुल वर्ब के रूप में। तो इस चैप्टर में खास करके हम लोग डू डज डीड का जो प्रयोग है फुल वर्ब के रूप में देखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको पीछे के कई वीडियो में दिखाया जा चुका है। यदि आप विशेष जानकारी चाहते हो तो आप पीछे के वीडियो को देखें। तो यहाँ पर यह फुल वर्ब के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 में फुल वर्ब के रूप में लिखा हुआ है टेंस के अंदर, जैसे डू V1 हुआ, डीड V2, डन V3, डूइंग 4 और डज 5, और प्रत्येक का हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है। जैसे डू मीन्स करता हूँ, V1 हुआ। जैसे ये सेंटेंस बना आई डू माई वर्क, यहाँ डू एक ही वर्ब है, तो वर्क भी वर्ब के जैसा लग रहा है, लेकिन इसका प्रयोग नाउन के जैसा किया गया है, तो इसे आप नाउन ही समझेंगे। तो आई डू माई वर्क में एक ही वर्ब आया है, तो डू बराबर करता हूँ, तो आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। राम डीड हिज वर्क, डीड बराबर करता था, राम ने अपना कार्य किया था या करता था, ये तीनों एक ही बात हुई। और फिर ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम किया है, कर लिया है या कर चुका है। तो यहाँ डन बराबर कर चुका, और यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो डूइंग मीन्स कर रहा। और राधा डज, राधा करती है हर वर्क, अपना कार्य, तो यहाँ डज बराबर करता है, करती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपने देखा यहाँ डू, डीड, डन वगैरह जितने सारे वर्ब आए हैं, सभी वर्ब करना के भी
के ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। चूँकि सभी फुल वर्ब हैं इसलिए सभी अपना अर्थ करना से संबंधित ही अर्थ देगा। और नंबर 2 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डू का प्रयोग मॉडल वर्ब के बाद आप कर सकते हैं, डीड का और डज का नहीं। कहने का मतलब है कि जो मॉडल वर्ब की संख्या है, जैसे यहाँ तो 10 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ राइटर्स इसकी संख्या 13 भी मानते हैं, तो मैं यहाँ 10 ही लिया हूँ। और 13 की जहाँ तक बात है तो फिर उसके लिए आगे चैप्टर में पढ़ाई दिया जाएगा। तो जैसे मॉडल वर्ब कैन, में, कुड, माइट, शैल, विल, शुड, आउट, मस्ट है, वुड, तो ये भी 10 शब्द लिखे गए हैं। तो ये शब्द हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब कभी आएंगे तो इसके ठीक बाद भी वन का प्रयोग होता है। तो डू तो फिर भी वन है, तो इसके बाद यदि डू का प्रयोग करना है तो फिर डू का ही प्रयोग होगा, डज और डीड का नहीं। जैसे आई कैन डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ, डू मीन्स करना हुआ, और ये भी वन है। यू विल डू योर वर्क, तुम अपना कार्य करोगे। तो राम शुड डू हिज वर्क, राम को अपना कार्य करना चाहिए। तो इन सभी वाक्यों में कैन, विल, शुड हेल्पिंग वर्ब हैं, मॉडल वर्ब हैं, और इसके बाद डू का प्रयोग हुआ है, और डू वर्ब वन का शब्द है। तो ये इन शब्दों के बाद भी वन का प्रयोग होता है। और इसमें एक विशेष बात यह है कि आउट जो शब्द है, इस शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो जो इसके बाद भी वन लगेगा, तो उसके बीच में अर्थात आउट के बाद हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है। अब प्रयोग संख्या 3 को आप देखें, लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब और फुल वर्ब का पहचान कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो पहले भी दिखाया जा चुका है इसी वीडियो में, लेकिन एक बार आप फिर से इसे देख लें क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। वाक्य में यदि एक वर्ब हो तो फुल वर्ब होगा, और 2 वर्ब आते हो तो फिर पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा फुल वर्ब हो जाता है। यद्यपि फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचानने के कई नियम्स हैं, कई तरीके आधार हैं, तो उनमें से एक तरीका यह भी है, आप इस माध्यम से भी, इस तरह से भी हेल्पिंग फुल वर्ब को पहचान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि राम डज नॉट गो होम, ये डज पहला वर्ब है और ये गो दूसरा है, तो पहले स्थान पर आया, ये हेल्पिंग हो गया और यह फुल वर्ब हो गया। तो डज अर्थहीन तो जरूर हो जाएगा, परंतु डज का इम्पोर्टेंस समाप्त नहीं होता है। डज जब हटता है, अपने अर्थ से वंचित होता है, तो वह अपना अर्थ जो है गो को प्रदान कर देता है, अर्थात फुल वर्ब को। अब चूंकि डज V5 के अंदर है, तो इसलिए डज जो अपना V5 है, एस या ES फॉर्म है, तो वह या फिर गो को एस या ES प्रदान कर देगा। तो इस तरह से यह गो जो है गोज में परिवर्तित हो जाता है। लिखा तो नहीं जाएगा लेकिन सेंस में यह आ जाता है। अब इस गोज बराबर होता है जाता है, क्योंकि गो बराबर जाता है नहीं होता है। गो बराबर जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हैं, जाते हो, ये सब हो सकते हैं, लेकिन जाता है का अर्थ तो गोज से ही आएगा। आप इसमें समझ सकते हैं कि राम डज नॉट गो होम, राम घर नहीं जाता है, तो फिर
जाता है, ये गो बराबर जाता है, कैसे हो गया? तो ऐसे नहीं हो जाता है। यह कुछ सेंस इसका इस तरह से बनता है जो किताबों में स्पष्ट नहीं है, लेकिन वास्तव में यह इसी तरह से अर्थ देता है। तो डज के बारे में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ अर्थ के रूप में है, अर्थिन है, और फुल वर्ब को अपने फॉर्म का अर्थ जो है सपोर्ट करता है। इस फुल वर्ब को अपना ये फॉर्म का अर्थ सपोर्ट कर देता है। अब आप नंबर 4 पे देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर प्रयोग है। इसमें कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि लिखा हुआ है एक ही वाक्य में 2 बार समान शब्द आए हैं। जैसे डू, आई डू नॉट डू माई वर्क। इस वाक्य में 2 बार डू आए हैं, यह भी डू है, यह भी डू है। तो चूँकि यह पहले नंबर पे है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और यह दूसरे नंबर पे है इसलिए यह फुल वर्ब के रूप में है। तो इस डू का कोई अर्थ नहीं लगा, इस डू का अर्थ लगेगा। डू मीन्स करना, अर्थात करता हूँ, और यह डू 5 फॉर्म को प्राप्त करेगा। डू, डीड, डन, डूइंग और डज जो बनता है वर्ब के इस सेंस का बनता है। वर्ब के इस सेंस से 5 फॉर्म का जन्म नहीं होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आई डू नॉट डू माई वर्क बराबर मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ, मैं डू अर्थहीन कैसे हो गया? तो मैं दिखाता हूँ। मैं, इसका अर्थ हुआ मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ, तो मैं के लिए मैं, आई, अपना, मैं, कार्य, वर्क, नहीं, नॉट और करता हूँ, डू। तो मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही पूर्ण है, आई नॉट डू माई वर्क। फिर भी ये ऊपर से आ जाता है, क्योंकि व्याकरण का नियम जो है कि किसी नेगेटिव सेंटेंस को, किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाया जाता है। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे आई डू माई वर्क, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें एक ही वर्ब आया है डू, फुल वर्ब के रूप में है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, और बिना हेल्पिंग वर्ब का यह सेंटेंस नेगेटिव होगा नहीं। चूँकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डू लिया गया है, लिया जाता है। तो इस तरह का ये एक सेंस है। तो आप अंग्रेजी का अध्ययन बड़े ही गहराई से करें, और जो प्रयोग का सेंस है, जो बारीकी है, उसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि हमने देखा है अधिकांश विद्यार्थी पढ़ लिख लेते हैं, वो तो ठीक है। अब जैसे उसने मैं कार्य नहीं करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू में नॉट लगाओ, इस आधार से बना लिए, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर इसके बारीकी को पूछा जाए तो वो अर्थ बताने में असमर्थ हो जाते हैं। वो मानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगता है और इस तरह से नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव वगैरह, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। अब आप नंबर 5 पे देखिए, डू वर्ब 1 है और डज V5 है। तो प्रयोग जो है इस दोनों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैं अपना कार्य करता हूँ, ताहूँ लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, और सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल। तो
मैं अपना कार्य करता हूँ, आई डू माई वर्क, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राम डज हिज वर्क, राम अपना कार्य करता है, तो यहाँ डू और डज का प्रयोग टेंस के अंदर किया गया है। फिर आप देख सकते हैं कि डीड का प्रयोग भी, जैसे आपने देखा डू और डज का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में इस टेंस के अंदर होता है, तो ठीक इसी तरह से डीड का जो प्रयोग है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। आई डिड माई वर्क, मैं अपना कार्य करता था, और ही डिड हिज वर्क, वह अपना कार्य करता था। और ध्यान रहे कि इस डिड के 3 अर्थ हो जाएंगे, क्या किया था, करता था, तीनों एक ही बात है। अर्थात आई डिड माई वर्क, मैंने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य किया था, और मैं अपना कार्य करता था। तो यदि आपको हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ रहेगा कि मैंने अपना कार्य किया, या मैंने कार्य किया था, या मैं कार्य करता था, तो ये सभी एक ही बात है, सबका एक ही बनेगा। मैंने कार्य किया, आई डिड वर्क, और मैंने अपना कार्य किया, आई डिड माई वर्क। अब आप आगे देख सकते हैं नंबर 7 पे, डू डज डिड का प्रयोग स्ट्रक्चर बनाने में भी किया जाता है। जैसे राम डज, राम करता है, नथिंग कुछ नहीं, बट प्ले सिर्फ खेलने का कार्य करता है, सिर्फ खेल, लेकिन खेल, खेलना, अर्थात अर्थ को समझिए। राम डज नथिंग, राम कुछ नहीं करता है, बट प्ले लेकिन खेलने का कार्य, अर्थात राम कुछ नहीं करता है, सिर्फ खेलता ही रहता है, अर्थात राम खेलता ही रहता है। इसी तरह से आई डू नथिंग बट प्ले, मैं नथिंग बट वॉक, मैं हमेशा घूमता ही रहता हूँ। तो यहाँ डज और डू के अलावे स्थान पर आप कीप भी दे सकते हैं और गो भी दे सकते हैं। जैसे राम है तो राम कीप्स ऑन वॉकिंग, जैसे अगर इस तरह से लेंगे राम डज नथिंग बट प्ले, तो इसको इस तरह से बनाएंगे कि राम कीप्स ऑन प्लेइंग, या नहीं तो राम गोज ऑन प्लेइंग, दोनों में ऑन लगेगा। और आई डू नथिंग बट प्ले, मैं प्ले भी दे सकते हैं और वॉक भी दे सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे आई डू नथिंग बट प्ले, तो मैं हमेशा खेलता ही रहता हूँ, और यदि वॉक लगाएंगे आई डू नथिंग बट वॉक, तो मैं हमेशा घूमता ही रहता हूँ। तो यदि डू नहीं लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से लिखें कि आई कीप ऑन वॉकिंग, मैं हमेशा घूमता ही रहता हूँ, या आई कीप ऑन प्लेइंग, मैं हमेशा खेलता ही रहता हूँ। और कीप के स्थान पे आप गो का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से ये प्रयोग समाप्ति की ओर जा रहा है, और ये अंतिम प्रयोग है कि डू का प्रयोग जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने में भी किया जाता है। जैसे डू योर वर्क, डू करो, योर वर्क अपना कार्य, अर्थात अपना कार्य करो, अपना काम करो। डू करो, योर ड्यूटी अपना कार्य, अपना ड्यूटी। तो यहाँ डू का जो अर्थ हुआ वह करना से मतलब बनता है। डू मीन्स करना,
यह भी इम्परेटिव सेंटेंस है और यह भी इम्परेटिव सेंटेंस ही है। अब जैसे कि डू ओपन द विंडो, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया क्योंकि इसका फुल वर्ब ओपन है। अगर हम इस तरह से कहेंगे ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, और डू लगा कर कहेंगे डू ओपन द विंडो, तो खिड़की जरूर खोलो, खिड़की अवश्य खोलो, खिड़की खोलना तो निश्चित ही खिड़की खोलना। तो यहाँ डू एक प्रतीकात्मक अर्थ दे रहा है और ये प्रतीकात्मक अर्थ आपको समझना पड़ता है और डिक्शनरी में कभी भी डू बराबर जरूर अवश्य आपको नहीं मिलेंगे। तो कुछ ग्रामेटिकली वर्ड्स जो हैं उनके विशेष फंक्शन होते हैं, जिस फंक्शन के अर्थ को आप सिर्फ ग्रामर के द्वारा ही जाना जा सकता है, डिक्शनरी इसकी व्याख्या नहीं करती है, क्योंकि प्रत्येक विषय वस्तु की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उसका अध्ययन उसी विषय के अंदर स्पष्ट होता है। यहाँ डू करना का अर्थ दे रहा है क्योंकि एक ही वर्ब के रूप में है, लेकिन यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब बन जाता है क्योंकि ये फुल वर्ब तो ये हो जाते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर में देखा कि जो डू डज डीड हैं वो हेल्पिंग वर्ब और फुल वर्ब दोनों के समान कार्य करते हैं। तो अभी विशेषकर आपने देखा कि डू डज डीड जब फुल वर्ब के रूप में कार्य करते हैं तो फिर वो क्या उसका सेंस बनता है, क्या अर्थ बनता है और प्रयोग क्या होता है। तो सभी जगह डू डज डीड फुल वर्ब के रूप में प्रायः करना, करता हूँ से ही संबंधित रहता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहता है तो यह फुल वर्ब से बड़ा इसका कार्य होता है। तो यह बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। तो इसमें अक्सर जो अंग्रेजी सीखने के जो आरंभिक विद्यार्थी हैं तो उनको आरंभ में इस डू डज डीड के प्रयोग में डिफरेंस अंतर दिखाने में, अंतर समझने में दिक्कतें हो जाती है। तो इस तरह से आप इसका अध्ययन करें और इन्हीं शब्दों के साथ यह पढ़ाई यहीं समाप्त होती है और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।